All right, so today we are going to continue with theory of electrostatics. तो कल मैंने बहुत बेसिक बेसिक चीजें ली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. आज हम लोग थोड़ा थोड़ा फर्दर डेवलपमेंट्स करेंगे. इफ यू रिमेम्बर, हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड तक लिया था और फिर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये देखा था. देन next topic is electric lines of force. So electric lines of force, I will not go into that क्योंकि बहुत easy topic है वो. Then what next thing that you should know is electric dipole. Electric dipole मतलब हमारे पास दो equal and opposite charges होते हैं separated by some finite distance to a, क्योंकि सेंटर से a और सेंटर से a, 2a, राइट. दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 2a बोलो 2l बोलो, डजंट मैटर, यू कैन जस्ट से l और a, डजंट मैटर रियली. ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं. और लकीली आपका स्टेट बोर्ड के थियरी में मैग्नेटिज्म चल रहा है, तो अभी यू कैन कंपेयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो electric dipole moment P is defined as magnitude of one of the charges, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस. दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, it is defined as q into 2l. Okay, and it is a vector quantity directed from negative to positive charge. तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है हमेशा. तो p बार is q into 2l बार, right? Okay, अब we want to see, अगर हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा. So let's see what happens to electric dipole in an external electric field. तो जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक दिस एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इस डाइपोल को मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है. लेट्स से this is the direction of external electric field. Something like this. तो ये E बार है, एक्सटर्नल फील्ड है ये, याद रखना. और आपके पास डाइपोल पे चार्जेस है. दिस इज लेट्स से प्लस क्यू चार्ज, हियर लेट्स से इट्स माइनस क्यू चार्ज. और डेफिनेटली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये 2l है. व्हाट वी नो सो फार. और एक चीज मुझे डिफाइन करनी चाहिए, दैट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होता है. तो द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा. व्हाट डू वी नो. हमने फोर्स का इक्वेशन देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एंड इफ यू रिमेंबर, force acting on a charge in an external electric field is q into E. मतलब प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा
F is equal to plus Q into E बार एंड बार, और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा, F बार इक्वल टू माइनस क्यू ई बार, राइट। अब ये जो दोनों फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डॉटेड लाइन जो मैंने बताई है बिटवीन द टू फोर्सेस। तो मैं इसको नाम देता हूँ P, इसको बोलता हूँ B पॉइंट, इसको बोलता हूँ A पॉइंट। मतलब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज PB हियर बिटवीन टू फोर्सेस। क्यों? क्योंकि देखो क्या हुआ कि जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो एक चार्ज पे फोर्स जो है वो लेफ्ट टू राइट है, दूसरे चार्ज पे राइट टू लेफ्ट है। मतलब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, बट दे डोंट कैंसल आउट। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे अप्लाई हो रहे हैं। कैंसलेशन कब होता है दो फोर्सेस का? अगर मेरे पास एक चार्ज है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसलेशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज रखा पॉजिटिव, मैंने यहाँ पे नेगेटिव 10 कूलम रखा और यहाँ पे भी नेगेटिव 10 कूलम रखा। तो जो पॉजिटिव 10 कूलम का चार्ज है उसको दोनों डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे है वो चार्ज, तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसलेशन होता है। लेकिन हमारे इस केस में forces are equal and opposite but they are not at the same point। प्लस क्यू ई फोर्स ये प्लस क्यू चार्ज पे है, माइनस क्यू ई फोर्स ये माइनस क्यू चार्ज पे है। तो दिस डाइपोल विल टेंड टू रोटेट। जो डाइपोल है ये रोटेट होगा, रोटेट होगा मतलब इस पे टॉर्क एक्ट होगा। तो बाय डेफिनेशन, और आपको पता है कि टॉर्क भी हमने दो टाइप से डिफाइन किया हुआ है, रोटेशनल मोशन याद होगा आपको। अगर हमको दरवाजा खोलना है, इफ आई वांट टू ओपन द डोर, तो मैं एक सिंगल फोर्स का यूज करता हूं। फिर आप उसमें बोलते हो दैट द टॉर्क टेंड्स टू रोटेशन, बट टॉर्क को बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स। जब एक सिंगल फोर्स रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो आप बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स। जब दो फोर्सेस रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हो मोमेंट ऑफ कपल। तो यहाँ पे जो टॉर्क की मैं बात कर रहा हूँ ये मोमेंट ऑफ कपल है, क्योंकि कपल दो फोर्स है ना, सो मोमेंट ऑफ कपल है। बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ कपल मतलब टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। वापस से मॉड वैल्यू, दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड मतलब Q इंटू ई। एक फोर्स था प्लस क्यू ई बार, दूसरा था माइनस क्यू ई बार, तो Q इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और मैंने अभी बताया आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है BP। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, torque is magnitude of one of the forces into perpendicular distance between the two forces। ये definition ही है torque का। okay, right। तो what I can do is I will see what is sin theta from the diagram। sin theta is nothing but opposite side, मतलब ये है opposite side थीटा को, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो sin theta is opposite side, that is BP, upon hypotenuse, that is 2L। Therefore, you have BP is equal to 2L sin theta, and therefore you have torque tau is equal to QE into 2L sin theta, right? Okay, but if you remember Q into 2L, इसको हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोला है ना? सो E sin theta आ गया, मतलब टो इज इक्वल टू PE sin theta आ गया। But by definition of cross product, this is torque tau is equal to P bar cross E bar। So you should be knowing what is the torque acting on an electric dipole when it is kept in an external electric field, so that is PE sin theta। ये पता होना चाहिए आपको, right? Then अगर आपको ये पता है, so now we can talk about electric potential energy। electric
potential energy. The idea is very simple. अगर मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास ये ऐसा सिस्टम है Q1, Q2, Q3, so on so forth. हमको देखना है व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस केस, ओके। लेकिन वो समझने से पहले हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होगा तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट electric potential energy. Okay, by the way, I will start off with explaining you what is electric potential first. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट निकाला था, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या था, E is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q by R square, और वो वेक्टर क्वांटिटी था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R होता है। बस आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट इज ऑल वी नीड फॉर द टाइम बीइंग। ओके, तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज Q, मतलब मेरे पास अगर एक चार्ज है Q और एक पॉइंट है P, ओके, इफ आई वांट टू सी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा हूँ, इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R। अब आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो मैं बहुत बेसिक से बताता हूँ ये चीज, बिकॉज इट इज सिंपल टू रिमेम्बर देम। देखो बात ऐसी है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है हमको उसका फॉर्मूला निकालना है, राइट। अब पहली बात तो एनर्जी इसमें स्टोर कैसे हुआ वो समझना जरूरी है। तो होता क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि मान लो पहले यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं था, अब हम लोगों ने पहला चार्ज लाया Q1, उसको A पॉइंट पे रख दिया, नो वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि उसको अपोज करने के लिए कोई था ही नहीं, देयर वाज नो अपोजिंग फोर्स, इसलिए नो वर्क इज डन। अब मैं जब चार्ज Q2 को ला रहा हूं, Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, मुझे Q2 को V पे रखना है। और कहां से ला रहे हैं हम लोग? इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं? क्योंकि वो आगे जाके आपको समझाऊंगा मैं। अभी फिलहाल याद रखना कि हम लोग चार्जेस को इन्फिनिटी से ला रहे हैं। So when I am bringing charge Q2 from infinity and I am keeping it at point B, which is at a distance of R12 from charge Q1, work is done. मतलब work done to bring first charge was 0. Work done to bring second charge is not 0 because पहले चार्ज का Q1 का फील्ड उसको अपोज करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है इसके लिए। ओके, सो देयर वाज नो वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज, क्योंकि अपोज करने के लिए कोई था ही नहीं। देन द वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज, याद रखना वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज, जिस चार्ज को ला रहे हो आप पहले वो लिखो Q2। अब मैंने Q2 को ला के कहाँ रखा है? एट डिस्टेंस R12 फ्रॉम Q1, मतलब कौन अपोज करेगा? पोटेंशियल ऑफ 1, तो ये होता है V1Q। तो वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज इज V1Q2। बट V1 क्या होता है मैंने अभी ऊपर लिखा है। मैं फिलहाल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को K बोलूंगा, KQ by R। तो KQ1 क्योंकि पहले चार्ज ने अपोज किया, डिस्टेंस R12 into Q2, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट। देन अब अगर मैं थर्ड चार्ज ला रहा हूं,
और उसको सी पॉइंट पे रख रहा हूँ, थर्ड चार्ज का डिस्टेंस है r13 फ्रॉम फर्स्ट एंड r23 फ्रॉम सेकंड। तो अब थर्ड चार्ज को पहला भी अपोज करेगा और दूसरा भी अपोज करेगा, मतलब वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज। ये जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज किसको लाए, Q3 को लाए, Q3 को लाए। किस किसने अपोज किया, पहले ने अपोज किया, दूसरे ने अपोज किया, तो पोटेंशियल ऑफ वन, पोटेंशियल ऑफ टू। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ वन, के Q1, लेकिन डिस्टेंस कितना था पहले और तीसरे का, r13 प्लस के Q2 अपॉन r23 Q3, राइट। तो टोटल वर्क डन इन कॉन्फ़िगरेशन और इन मेकिंग ऑफ, इन ब्रिंगिंग थ्री चार्जेस टुगेदर, total work done in bringing three charges together is W equal to W1 plus W2 plus W3. W1 was 0. W2, if you remember, K Q1 Q2 by R12, K Q1 Q2 by R12, ये W1 है, ये W2 है, और W3 आप देख रहे हो, K Q1 Q3 by R13 plus K Q2 Q3 by R23। तो टोटल वर्क डन जो है आपको मिल गया K कॉमन Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये तो तीन चार्जेस का है। अगर 10 चार्ज होंगे तो लिखते जाएंगे कि हम लोग, अगर 4 चार्ज होंगे तो ऑल कॉम्बिनेशंस Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 Q2 Q4 Q3 4, 6 टर्म्स आएंगे उस केस में, 4 चार्जेस का अगर रहा तो इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं, K into summation of I runs from 1 to n Qi Qj अपॉन Rij, है ना। अगर Qi, या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, you can say all combinations summation over all pairs Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 Q2 Q4 Q3 Q4, ऐसा, right। तो you have to remember this formula. This gives you potential energy stored in the system of charges. Okay, ये पता होना चाहिए। Then now what else we should be knowing, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो हम लोग बाद में देखेंगे, वी विल बी डूइंग दैट लेटर ऑन। देन वी शुड नो कि अगर हमने एक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो भी हम बाद में इन डिटेल्स देखेंगे, लाइक एट लेटर स्टेजेस। व्हाई लेटर स्टेजेस? बिकॉज आई विल introduce later few things, that's why I don't want to do it now. अब we want to see, अगर हमने पॉइंट चार्ज की जगह पे एक्सटेंडेड चार्ज ले लिया तो क्या होगा, और वो आपको मिलता है गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मैंने आपको रिवाइज करवा के दिया था, क्योंकि आपका गॉस लॉ 11th में इंट्रोड्यूस होता है, तो मैंने आपको वो वापस से रिपीट करके दिया था। तो बहुत सिंपल सा केस है। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट चार्जेस टू एक्सटेंडेड चार्जेस। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ का यूज करते हैं। मतलब द क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक अब तक जो हमने सीखा है, हम लोग हर जगह बोलते थे पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1, मुझे अगर एट ए डिस्टेंस R इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप इमीडिएटली बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज Q1 इज E1 इक्वल टू K
Q1 by R square, where K is 1/4 pi epsilon 0. Correct. But now if I give you, मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक एक्सटेंडेड चार्ज है, एक स्पीयर है, और स्पीयर के ऊपर मैंने चार्ज को स्प्रेड करके रखा है। इस स्पीयर का रेडियस है कैपिटल आर, टोटल चार्ज है Q। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जिस कंडक्टर के ऊपर चार्ज होगा उसके रेडियस को मैं कैपिटल आर ही यूज करने वाला हूं। अब प्रॉब्लम ऐसा होता है यहाँ पे कि अगर मुझे एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये P पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r मान लो, so if the distance of P point is small r, let us say, okay, तो how do we find out electric field now? क्योंकि पॉइंट चार्जेस में तो आप एक पॉइंट से उस P पॉइंट का डिस्टेंस r मेजर कर सकते हो। यहाँ तो चार्ज पॉइंट में नहीं है, चार्ज तो एक स्पीयर के ऊपर स्प्रेड करके रखा है। फिर मैं स्मॉल r कहाँ से मेजर करूं? दैट इज अ प्रॉब्लम। तो गॉस लॉ को क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अभी गॉस लॉ से पहले तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए, तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देन। तो अभी पहले हमको देखना पड़ेगा कि फ्लक्स क्या है, फिर हम देखेंगे गॉस लॉ क्या है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द वे? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानते हो, नहीं भी जानते हो तो मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और वो पॉजिटिव है, तो द फील्ड लाइंस फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज दे गो अवे, है ना, फ्रॉम द चार्ज। अगर मैंने यहाँ पे एक यूनिट एरिया या फिर एक एरिया रख दिया, सम एरिया, हाउ मेनी फील्ड लाइंस, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होंगे नॉर्मल टू द एरिया। एक एरिया लिया है मैंने उस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट, परपेंडिकुलरली कितने पास हो रहे हैं। करेक्ट। मुझे एक इक्वेशन बनाना है। अब ऐसा मान लेता हूं, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एक एरिया है, आई हैव दिस एरिया, मान लो। ओके, बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि एरिया का डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं। तो वी टेक द डायरेक्शन ऑफ एरिया टू बी नॉर्मल टू दैट एरिया। सो मान लो मेरे पास ऐसा एक एरिया है, becomes sometimes difficult to draw, तो पता नहीं, देखते हैं। वेट अ मिनट, आई विल फर्स्ट ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार। अब व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहाँ पे एक एरिया रख देता हूं। ओके, ये जो एरिया है, एरिया का डायरेक्शन कभी भी हम लोग एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ करके करते हैं, मतलब ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। तो दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर ये एरिया ds है तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं ds बार, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार है। अच्छे से समझने की कोशिश करो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इन दोनों में एंगल थीटा है। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने क्या बोला था,
Electric flux is nothing but the number of lines passing through a given area normal to it. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं रहा। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देखते हैं इन द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर, मतलब ये कंपोनेंट देखते हैं हम लोग, करेक्ट। ये कंपोनेंट कौन सा है, cos थीटा कंपोनेंट है, e cos थीटा, करेक्ट है ना। अभी ये सिर्फ एक लाइन का है, पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो और भी हो सकते हैं, तो हम लोग हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट लेंगे, मतलब टोटल लाइंस कितने पास हो रहे हैं फिर, सो टोटल लाइंस पास हो रहे हैं e cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। इसको डिनोट करते हो फाई से, फाई को बोलते हो फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या मिल गया आपको, ई बार डॉट डी एस बार, क्योंकि ए डी एस कॉस थीटा इज बाय डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट। मैं वापस एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। एक एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाय डेफिनेशन उस एरिया को परपेंडिकुलरली कितने लाइंस पास हो रहे हैं, दैट इज फ्लक्स। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर है ही नहीं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है वो देखो, ई कॉस थीटा है। ये तो सिंगल लाइन की बात हो गई, लेकिन बहुत सारे लाइंस पास हो सकते हैं, तो ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, बहुत सारे लाइंस पास हो सकते हैं। टोटल लाइंस कितने होंगे, ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डीएस, तो दैट इज ई बार डॉट डीएस बाय दैट इज फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू द गिवन एरिया, करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये समझा है तो अब गॉस लॉ समझेगा। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले गॉस लॉ होता क्या है वो समझ लो। गॉस लॉ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम में आता है एक्सटेंडेड चार्जेस की। बॉल के ऊपर चार्ज है, सिलेंडर के ऊपर चार्ज है, सो ऑन सो फोर्थ। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस कंडक्टर पे चार्ज है उसका रेडियस पहले कैपिटल आर बोलो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस डिस्टेंस को सेंटर ऑफ द कंडक्टर से स्मॉल आर बोलो, और कीपिंग द स्मॉल आर एज द रेडियस ड्रॉ अनदर स्पीयर, एक स्पीयर और ड्रॉ कर लो। ये इमेजिनरी स्पीयर है, दिस इज इमेजिनरी, यू आर इमेजिनिंग इट, और इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस या फिर गॉसियन स्पीयर। इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, लेकिन यहाँ पे सरफेस स्फेरिकल शेप में है तो गॉसियन स्पीयर बोलते हैं इसको, राइट। तो गॉसियन स्पीयर आ गई। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन स्पीयर, क्योंकि अब क्या है कि अंदर जो स्पीयर है, कंडक्टर जो है जिसपे चार्ज है, वो भी लाइंस इमिट कर रहा है, और ये लाइंस कहां से पास हो रही है, ये लाइंस पास हो रही है इस गॉसियन स्पीयर से, मतलब फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन स्पीयर इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस ई बार डॉट ds बार, एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज enclosed अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मैं मतलब समझा देता हूं आपको। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमने P पॉइंट पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, वहां पे हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया ds, फिर स्मॉल एरिया ds का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा ही है, वो हम बाद में देखेंगे। मतलब हमने पहले क्या किया, स्मॉल एरिया में से जो स्मॉल फ्लक्स है डी फाई वो निकाल लिया, है ना। तो ये जो एक एरिया लिया है ds, उसमें से फ्लक्स कितना है डी फाई। ऐसा हमने पूरे गॉसियन स्फीयर को छोटे छोटे ds में डिवाइड करके रखा है। हमको देखना है टोटल फ्लक्स कितना, फिर हम लोग क्या करेंगे, डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई, मतलब इंटीग्रेट करेंगे। किस पे इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज्ड सरफेस पे, क्योंकि गॉसियन स्फीयर क्लोज्ड होता है इसलिए क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिखते हो ना, उस पे सर्कल का मतलब होता है दैट यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर क्लोज सरफेस। अगर सर्कल नहीं लगाना तो नीचे लिख देना इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना फ्लक्स पास हुआ क्लोज सरफेस में से,
चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नथिंग बट फ्लक्स, राइट? इजी। अब इसके एप्लीकेशंस में आप देखोगे दैट यू विल इमीडिएटली रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। I will just tell you in a while that how much importance does it hold. तो पहला एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो पहला एप्लीकेशन में वही है कि आप लोगों को स्पेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट P at a distance R. Okay. तो according to Gauss law, integration over closed surface S E bar dot ds bar equal to charge enclosed upon epsilon 0, right? But what we know is E bar dot ds bar is equal to E ds cos theta. जैसे मैंने आपको बताया इस केस में थीटा की वैल्यू 0 है क्योंकि ds बार और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों है, इसलिए मैंने कल आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है और मैंने यहाँ पे ds ड्रॉ किया हुआ है इस स्फेरिकल सरफेस पे, तो ds को भी परपेंडिकुलर उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो बोथ आर आउटवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। मतलब थीटा 0 हो गया, मतलब cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। मतलब मुझे क्या मिल गया, E बार डॉट ds बार इक्वल टू EDS, खत्म। फिर ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा बाद में। अब मुझे क्या पता है चार्ज एनक्लोज्ड, किस में चार्ज एनक्लोज्ड? गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, कंडक्टर के अंदर नहीं, गॉसियन स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर के अंदर। ये मैं बार बार इतनी बार बोलता हूं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं बाद में, स्मॉल आर कहां यूज करना है, कैपिटल आर कहां यूज करना है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। Also, charge enclosed is nothing but Q. Therefore, using 2 and 3 in equation 1, you have integration over surface S. तो ये surface S है, E bar dot ds bar is EDS equal to Q upon epsilon 0. अब इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव में से आप किसी भी चीज को बाहर कब निकाल सकते हो, जब वो कांस्टेंट हो। अब अगर मैं E Q पॉइंट पे मेजर कर रहा हूं, R पे मेजर कर रहा हूं, S पे मेजर कर रहा हूं, T पे मेजर कर रहा हूं या फिर P पे मेजर कर रहा हूं, मतलब ओवरऑल स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहा हूं तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि E डिपेंड करता है Q और R स्क्वायर पे। Q चार्ज एनक्लोज तो सेम है ना। R स्पीयर का कोई भी पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, मतलब E कांस्टेंट है, तो E ऑन द सरफेस ऑफ स्पीयर इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ds मैंने पहले ही बताया था, हमने ds 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 ऐसा करके रखा हुआ है। किसके लिए करके रखा है? गॉसियन स्फीयर के लिए करके रखा है। अब मैं ds 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 सबको एड अप कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मुझे पूरे गॉसियन सरफेस का स्फीयर पूरे गॉसियन स्फीयर का सरफेस मिलेगा। ds 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 ऐड करते करते पूरा गॉसियन सरफेस ही मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r होना चाहिए, कैपिटल R नहीं। कंडक्टर की बात हमने नहीं की, हमने बोला गॉसियन सरफेस को आपने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, is equal to Q by epsilon 0. Therefore, electric field at a point P at a distance R is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square. ये फॉर्म एग्जैक्टली सेम फॉर्म है जो आपको पॉइंट चार्जेस की वजह से मिलता है, राइट? तो फिर डिफरेंस कहां पे है? अभी आएगा डिफरेंस, बट ये जो स्मॉल क्यू चार्ज था वो
कौन से स्पीयर पे था, अंदर के स्पीयर पे था, मतलब कंडक्टर पे था। और आपको पता है यू हैव लर्न समथिंग इन 11 व्हिच इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर मेरे पास एक सरफेस है, उसका एरिया ए है, उस पे चार्ज अगर क्यू है, मुझे देखना है यूनिट एरिया में कितना चार्ज। मान लो एरिया 10 मीटर स्क्वायर, चार्ज 20 कूलम, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना, 20/10 मतलब 2। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब चार्ज इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया किसका, जिस पे चार्ज है, कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर नहीं, स्मॉल आर इमेजिनरी स्फीयर है, गॉसियन, right? Therefore, you have electric field E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 surface charge density into 4 pi r square upon small r square, 4 pi cancel. This is equal to sigma capital R square by epsilon 0 small r square. ये आ गया आपका electric field due to a charge conductor of radius capital R. अब आप अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। जैसे आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए है ना, आउटसाइड मतलब स्मॉल आर इज कैपिटल ग्रेटर देन कैपिटल आर। जो पी पॉइंट है वो कंडक्टर से बाहर है, आउटसाइड है ना, ये पॉइंट है आउटसाइड। और आउटसाइड के लिए हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, करेक्ट, राइट। दूसरा केस, एक मिनट, दूसरा केस, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब मुझे कंडक्टर के ही सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल है तो कैंसल आउट हो जाएंगे इसके लिए। तीसरा केस, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड का केस है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्यों जीरो, चार्ज एंक्लोज्ड, चार्ज कहां था, कंडक्टर की सरफेस पे था, अंदर तो कुछ था ही नहीं, तो जीरो, करेक्ट। इसलिए इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑलवेज। तो ये हमने देखा गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन। तो हम लोग अगले टॉपिक्स को हम लोग कल कवर करेंगे। मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन और सब चीजें वापस रिपीट करने वाला हूं कल के इसमें। And then we will need 2 to 3 more sessions to complete the theoretical part of electrostatics, and then we can start with numericals. मैं स्लो जा रहा हूँ, थियरी बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, not because we have ample of time but because this chapter is important. So I want you to revise this. We will stop here and continue in the next session.